हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए देखते करते हैं। वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो आज जो है हम आगे करने जा रहे हैं इसमें ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को हम जो है लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 का, ब्लॉक 2 का। इससे पहले हमने ब्लॉक 1 कवर कर लिया है और इससे पहले भी ब्लॉक 2 का यूनिट 1 सारे पार्ट्स कवर कर लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दे रखे हैं 2.4.5 में कि डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, कि डायग्नोसिस को कैसे पहचाना जाए या लर्निंग डिसेबिलिटी को कैसे असेसमेंट किया जाए, उसके ऊपर। तो दे रखे हैं इसमें कि पेरेंट्स रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ ए लर्निंग डिसेबिलिटी लॉन्ग बिफोर द प्रॉब्लम्स आर सीन इन स्कूल। कहते हैं स्कूल में बच्चों की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उनकी समस्या को देखने से पहले पेरेंट्स एहसास कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज ऑफ्टन आइडेंटिफाइड बाय स्कूल साइकोलॉजिस्ट्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स एंड न्यूरो साइकोलॉजिस्ट्स थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्टिंग। कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी को अक्सर स्कूल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो है वो पहचान लिए जाते हैं। वो कैसे पहचानते हैं? ये जितने भी होते हैं तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं इन बच्चों के ऊपर, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्टिंग करते हैं। तो इनसे पकड़ में आ जाता है कि इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। क्लासरूम परफॉर्मेंस, सोशल इंटरैक्शन एंड एप्टीट्यूड, ये क्लासरूम परफॉर्मेंस इनका पुअर रहता है। ये सोसाइटी में भी आदान प्रदान या इंटरेक्शन सही तरीके से नहीं कर पाते। इनका एप्टीट्यूड भी कमज़ोर रहता है। अदर एरियाज ऑफ असेसमेंट इंक्लूड परसेप्शन, कॉग्निशन, मेमोरी, अटेंशन एंड लैंग्वेज एबिलिटीज़। दूसरे जो एरियाज है असेसमेंट का, उसमें परसेप्शन शामिल होते हैं, कॉग्निशन शामिल होते हैं, मेमोरी, अटेंशन और लैंग्वेज एबिलिटीज़, ये सारे शामिल होते हैं। The resulting information is used to determine whether a child is achieving at his or her potential। और ये जितना भी इंफॉर्मेशन है जो रिज़ल्ट देती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ये निर्धारित करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए कि वेदर ए चाइल्ड इज़ अचीविंग एट हिज हर पोटेंशियल, कि बच्चे के अंदर जितनी क्षमता है उतना बच्चा अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आगे है 2.4.6 में, यह है इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, कि लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कहते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर लर्निंग डिसेबिलिटी की जो असर है वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। बट फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स दिस अफेक्ट्स इंक्लूड, लेकिन लर्निंग डिसेबल्ड जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें ये असर जो है जो होते हैं वो निश्चित रूप से नीचे दिए गए जो है उसमें से आपको मिल जाएंगे। पहला तो जो ऐसे लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू रिपीटेड फेलियर्स इन स्कूल, वर्क प्लेस ऑन इन सोशल सिचुएशंस, कि ऐसे लोगों में स्कूल में, सोशल इंस्टीट्यूशन में, अगर वर्क प्लेस में अगर ये फेल हो जाते हैं बार बार तो इनके अंदर में बहुत ज़्यादा निराशाजनक छा जाती है। लो सेल्फ एस्टीम ड्यू टू फेल्योर, ह्यूमिलेशन फ्रॉम अदर्स, इनके अंदर में जो आत्मसम्मान होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि फेल हो जाते हैं या दूसरे के द्वारा अगर इनको अपमानित किया जाता है, ह्यूमिलेशन होती है, तो
भी इन्हें इस तरह की समस्या होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेस व्हेन प्रेशराइज्ड टू ट्राई हार्डर बाय अदर्स हु डू नॉट रीजन फॉर डिफिकल्टीज। कहते हैं दूसरे के द्वारा अगर उनके ऊपर कोई जोर डाला जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। हु डू नॉट रीज़न फॉर डिफ़िकल्टीज मतलब जहाँ पर में उन्हें नहीं सोचना चाहिए, जहाँ पे उन्हें कठिनाई नहीं फील करना चाहिए, वहाँ भी वो सोच बैठते हैं। डिप्रेशन इफ़ दे सी नो वे आउट फ्रॉम द लर्निंग डेफिसिट एंड द इमोशंस इट एनजेंडर्स। उनके अंदर डिप्रेशन आ जाती है, खास करके तब आती है जब वो किसी भी तरीके से जो है वो सीख नहीं पाते हैं और वो इमोशन में डूब जाते हैं। इमोशंस इट एनजेंडर्स। अब कहते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होते हैं कि हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो इसमें दे रखे हैं इंटरवेंशन में कि देयर आर मेनी एजुकेशनल इंटरवेंशंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को रोकथाम करने के लिए बहुत सारे शैक्षणिक हस्तक्षेप या इंटरवेंशन उपलब्ध हैं। दीज इंक्लूड मास्टरी मॉडल, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल एजुकेशन। इसमें क्या क्या शामिल है? तो मास्टरी मॉडल, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और स्पेशल एजुकेशन। Ability training and skill training through direct instruction in the classroom and resource room and peer tutoring are provided to teach the needed academic skills। कहते हैं एबिलिटी ट्रेनिंग या स्किल ट्रेनिंग होती है वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के जरिए से तैयार होती है क्लासरूम में, और रिसोर्स रूम भी तैयार किए जाते हैं। साथ में पीयर ट्यूटरिंग होती है। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब होते हैं साथ में पढ़ने वाले जो होते हैं, अगर वो किसी साथी को पढ़ाता है तो उसको पीयर ट्यूटरिंग कहा जाता है। ये भी प्रदान की जाती है जिससे कि वो नीडेड जो एकेडमिक स्किल्स हैं उनको वो सिखा सके, सोशल स्किल्स को सिखा सके, और ऐसे बच्चों के अंदर में जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको सिखा सके। कॉग्निटिव ट्रेनिंग थ्रू मॉडलिंग एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स आर यूज्ड टू डिक्रीज इम्पल्सिविटी एंड इंक्रीज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसके अंदर में जो कॉग्निटिव ट्रेनिंग होती है, जो मॉडलिंग और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स के द्वारा तैयार की जाती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इम्पल्सिविटी को कम करने के लिए, और जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अर्ली रेमिडिएशन कैन हेल्प रिड्यूस लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अगर शुरुआत में उपचार अच्छे से हो जाए तो ये क्या करते हैं, तो लर्निंग डिसेबिलिटी की जो कमी होती है उसको पूरा कर सकते हैं। आगे दे रखे हैं कि मल्टी सेंसरी अप्रोच एंड टेक्नोलॉजिकल अप्रोच में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे बी छूट किया है, फॉर रेमेडियल इंस्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। कहते हैं अनेक प्रकार के सेंसरी अप्रोच, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच जो है वो प्रदान किए कराए जा सकते हैं जिससे कि लर्निंग डिसेबल्ड जो चाइल्ड हैं उनके अंदर में जो इंस्ट्रक्शन है उनको ठीक तरीके से दिया जा सके, उनको ठीक किया जा सके। आगे है कि रोल ऑफ पेरेंट्स, कि आखिर में माता पिता की क्या भूमिका है, इसमें माता पिता क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स कैन फॉर्मली असिस्ट इन एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। पेरेंट्स औपचारिक तरीके से क्या कर सकते हैं कि लर्निंग टू डिसेबिलिटी की जो इंस्ट्रक्शन है, एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन, ये एसेट नहीं होगा, यहाँ असिस्ट होंगे, मिसप्रिंट हो गया है, उनमें मदद कर सकते हैं। यहाँ पे ASSIST होगा, ASSIST होगा, ठीक है, IST, असिस्ट होगा, मदद कर सकते हैं। दे शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग। सो यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, ट्रेंड नहीं होगा, सो दैट दे कैन एक्ट एज पेरेंट ट्यूटर्स, ठीक है। उन्हें जो है सही तरीके से इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे कि वो एक पेरेंट ट्यूटर के रूप में कार्य कर सके। Informed parents with regular communication and support from professionals can improve environmental conditions for their children and help in the development of basic skills in children।
कहते हैं ऐसे पेरेंट्स जिनको इन्फॉर्मेशन दिया गया हो लगातार कम्युनिकेशन के जरिए और सपोर्ट दिया गया हो प्रोफेशनल के जरिए, तो इससे वो अपने बच्चों के लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर जो बेसिक स्किल्स होती है उसको डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। देयर फीडबैक, कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्समेंट कैन ब्रिंग टुगेदर टीचर्स, प्रोफेशनल्स एंड सोसाइटी इन द कंबाइंड एफर्ट फॉर गैदर हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। कहते हैं उनके जो फीडबैक है, कोऑपरेशन है, रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट जानते हैं ना, समय समय पे बच्चे को जो है वो ढाढ़स देना, उनको बढ़ावा देना, उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। ये टीचर्स को, प्रोफेशनल्स को, सोसाइटी को जो है एक साथ ला सकते हैं और ये एक साथ मिलकर प्रयास कर सकते हैं जिससे कि बच्चों के लिए जो है रिहैबिलिटेशन प्रदान किया जा सके और साथ में लर्निंग डिसेबिलिटी की जो समस्या है उनसे दूर रखा जा सके। चलिए आगे जो नेक्स्ट है वो है लेट सम अप में अभी तक जो देखे हैं उसका जो है उसमें जो बेसिक थिंग्स है वो क्या क्या है। तो इन दिस यूनिट यू हैव स्टडीड अबाउट डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एंड टू टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, नेमली मेंटल रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो इस यूनिट में आपने क्या सब अध्ययन किया है डिसेबिलिटी के बारे में, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के बारे में, और दो प्रकार के जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ होती है खास करके मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इनके बारे में आपने देखा है। मेंटल रिटार्डेशन इज़ एन इनविजिबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये एक इनविजिबल अदृश्य इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, आपको ये दिखाई नहीं देगा। इस सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इसमें सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है, मतलब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इतना तगड़ा नहीं, अच्छा नहीं होता है। एंड डेफिसिट्स इन एडेप्टिव स्किल्स, और एडेप्टिव स्किल्स में इन्हें कमियां होती है, सच एज सेल्फ केयर, होम लिविंग, कम्युनिकेशन, सोशल एंड सेल्फ स्किल्स, सेल्फ डायरेक्शन, हेल्थ एंड सेफ्टी, फंक्शनल एकेडमिक्स, कम्युनिटी यूज़, लेजर एंड वर्क। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे क्या है, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे जो एडेप्टिव स्किल्स में आते हैं। एडेप्टिव स्किल्स का मतलब हुआ कि दूसरों को देख करके जिस माहौल में कोई रहता है वो क्या क्या करता है उसको देख के सीख जाना। तो ये सब सारी समस्याएं तो बच्चों में होती ही है, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज आर एज गिवन बाय डिफरेंट प्रोफेशनल्स। कहते हैं यहाँ पर में कि मेंटल रिटार्डेशन को अगर हम वर्गीकरण करेंगे, इसको अलग अलग भागों में करेंगे, अलग अलग सिद्धांतों पे, अलग अलग क्राइटेरिया पे, अलग अलग कैटेगरीज में लगाएंगे, तो अलग अलग प्रोफेशनल के द्वारा आपको अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। ऑल्सो द सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, और साथ में आपको हर एक कैटेगरी में जो मेंटल रिटार्डेशन है इनका एक मुख्य आपको लक्षण दिखाई देंगे। नेक्स्ट है टू मेजर कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, नेमली द ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल कॉजेज एंड सोशियो साइकोलॉजिकल कॉजेज। कहते हैं दो जो मुख्य कॉजेज है मेंटल रिटार्डेशन के वो है ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल कॉजेज, ये और सोशियो साइकोलॉजिकल कॉजेज, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एज वेल एज द रिहैबिलिटेशन प्रोवाइडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मेंटल रिटार्डेड इंडिविजुअल एज देयर इज नो क्योर फॉर मेंटल रिटार्डेशन। कहते हैं एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग साथ साथ रिहैबिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं और मेंटल रिटार्डेड जो इंडिविजुअल है उनके मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन के लिए और कोई उपचार की व्यवस्था नहीं हो पाती है। आगे दे रखे हैं इन द सेकेंड सेक्शन यू स्टडीड अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी। सेकेंड सेक्शन में आपने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में स्टडी किए। द कॉजेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं। द एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एज कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पे आर होना चाहिए, एज दे रखा है।
तो एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण होते हैं। द सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, जो लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन होती है उनमें जो मुख्य लक्षण होते हैं। द टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी सच एज डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया एंड डिसनोमिया। जो लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार हैं वो है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया और डिसनोमिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी ऑन चिल्ड्रन एंड एजुकेशनल इंटरवेंशन दैट कैन बी गिवन टू देम। लर्निंग डिसेबिलिटी के जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर और एजुकेशनल इंटरवेंशन है, वो जो है किए जाते हैं उनको ठीक करने के लिए, कैन बी गिवन टू देम। द रोल ऑफ पेरेंट्स इन हेल्पिंग लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड हैज़ ऑल्सो बीन स्टडीड, इस तरीके से लिखा गया है, लैंग्वेज को थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। तो पेरेंट्स की जो रोल भूमिका होती है वो भी होती है कि वो ऐसे बच्चे जो जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, समस्या है, उनमें वो हेल्प कर सकते हैं, और इसके बारे में भी हमने क्या किए हैं, स्टडी किए हैं। चलिए अब ग्लॉसरी को थोड़ा देख लेते हैं एक बार लास्ट में। ये देखिए ग्लॉसरी को देख लीजिए एक बार फिर से। डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे डिसेबिलिटी क्या होती है। तो डिसेबिलिटी इज लिमिटेशन, लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ विच आर कंसिडर्ड नॉर्मल फ्रॉम इंडिविजुअल। कहते हैं एबिलिटी की जो कमी होती है उनके बारे में एक लिमिटेशन होती है। इसमें पर्सन जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो नहीं कर पाते हैं सही, क्योंकि नॉर्मल इंडिविजुअल इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जो डिसेबल होते हैं वो नहीं कर पाते। नेक्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, तो ए मेंटल रिटार्डेशन विच अकर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन द 21st पेयर ऑफ द ऑटोसोम्स। कहते हैं एक ऐसे प्रकार की मेंटल रिटार्डेशन होती है जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण होती है, और ये ऑटोसोम्स के 21st पेयर में होती है। इसके बाद है डिसलेक्सिया, इज लर्निंग डिसेबिलिटी दैट लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन लर्निंग टू रीड। कहते हैं कि ऐसे प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो कि डिफ़िकल्टी को जन्म देती है। कैसी डिफ़िकल्टीज़ की, तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की। खास करके ऐसे जो परेशानी होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है, उसमें आपको रीडिंग करने में दिक्कत होती है। उसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ डिसऑर्डर दैट लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन एक्वायरिंग लैंग्वेज एंड एकेडमिक स्किल्स। कहते हैं ये एक ऐसे प्रकार की डिसऑर्डर होती हैं जो कि लैंग्वेज को एक्वायर करने में, मतलब सीखने में, एक्वायर करना मतलब सीखने में, और एकेडमिक जो स्किल्स होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई या स्कूल कॉलेज में हम सीखते हैं, उनमें जो है परेशानी को जन्म देते हैं। इसी को कहा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी। उसके बाद है मेंटल रिटार्डेशन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब बौद्धिक जो क्षमता होती है उसमें कमी होने लगती है, तो उसको कहा गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कैरेक्टराइज्ड बाय सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इसमें जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है उतना तगड़ा नहीं होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। एंड डिफिशिएंट एडेप्टिव बिहेवियर, और एडेप्टिव बिहेवियर भी बहुत ही डिफिशिएंट, कमज़ोर होती है। एडेप्टिव बिहेवियर मैंने बताया था कि दूसरों को देख के सीख लेना, माहौल के अनुसार से ढल जाना, और ये है खास करके 18 वर्ष से एज से पहले की बात कही गई है। ठीक है, चलिए तो इसके साथ ये चैप्टर आपका यूनिट जो है पूरा का पूरा कवर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स को, आपके जो कॉलेज में या स्कूल्स में हैं आप, तो उनको आप शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट का वीडियो जो है एक ही सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। एक सब्जेक्ट जो है बहुत सारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड होते हैं, तो एक वीडियो कुछ और भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो होते हैं उनको हेल्प मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, तो जहाँ से जिसको हेल्प मिल जाता है वो हेल्प ले लेनी चाहिए और दूसरों को हेल्प देनी भी चाहिए। तो आई होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ luck for your exam, and we'll just meet you for next unit of this block.